हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम देखते हैं हमारे पास में ये सवाल हमारे पास है प्रश्नावली 4.3 का पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, नई बुक में ये प्रश्नावली नहीं है। फिर मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ जितने भी सवाल मैंने लगाए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अगले वाली प्रश्नावली 4.4 जो है वो नई बुक में 4.3 बन गई है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए लगवा रहा हूँ, आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास सवाल दोनों मेथड से सॉल्व हो रहे हैं आपके पास में। जाहिर सी बात है, ये आपके पास गुणनखंड विधि और आपके पास में जो आपके पास श्रीधराचार्य नियम है उससे भी सॉल्व होंगे आपके पास में। तो बेहतर है आपके पास इसको लगाना स्टार्ट रखिए, जिससे आपको ये प्रैक्टिस में रहे और वैल्यूएबल क्वांटिटी आपको मिलती रहे आपके पास में। ठीक है, मार्क्स आपका कटे नहीं। मैसूर और बेंगलुरु के बीच जो है 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। सवाल क्या आपके पास समझिएगा, मैसूर और बेंगलुरु के बीच लिखा है 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन कम लेती है? एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो ये चाल, दूरी, समय का सवाल है। ठीक है, तो अब मुझे ना एक्सप्रेस वाले का समय पता है, ना ही सवारी गाड़ी का पता है। दोनों का ही समय मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक्सप्रेस वाला 1 घंटा कम लेता आपके पास। तो मुझे जब दोनों के समय नहीं पता है और दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है, तो हम दोनों के समय परफेक्टली निकालेंगे। जब दोनों के समय हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो दोनों की हमें दूरी पता होनी चाहिए, दोनों की चाल पता होनी चाहिए, तभी तो दोनों का समय निकालेंगे हम। तो हमें दूरी तो दोनों की पता है, 132 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यानी बीच में बेंगलुरु और मैसूर के बीच में जितने भी छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे आपके पास में, उनमें अगर गाड़ी रुकती है तो उसका समय आपको काउंट नहीं करना है। ध्यान नहीं आपके पास में। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यहां समझिएगा संबंध बता रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। एक्सप्रेस गाड़ी की बात हो रही है सवारी गाड़ी के सापेक्ष में, और एक्सप्रेस गाड़ी की बात सवारी गाड़ी के सापेक्ष में बात रही है, लेकिन एक्सप्रेस की 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो चाल तब। तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्सप्रेस की बात हो रही है सवारी के सापेक्ष में, तो हमने मान लिया सवारी की चाल कितनी है, सवारी, ठीक है, गाड़ी की आपके पास में रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल आई आपके पास में x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपके पास में। दूसरा, अब एक्सप्रेस वाली जो हमारे पास में आपके पास में एक्सप्रेस वाली जो गाड़ी है उसकी चाल आपके पास में कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस वाली की जो चाल है वो सवारी से 11 किलोमीटर ज्यादा है बेटा। ये हो गया आपके पास में। अब दोनों की चाल पता चल गई, तो आपके पास सवारी का टाइम क्या होता है? प्रश्न के अनुसार किसका समय, कौन समय कम ले रहा है? एक्सप्रेस वाले समय कम ले रहा है, जबकि सवारी वाली जो है वो ज्यादा समय ले रही है। सवारी वाली ज्यादा 1 घंटा, किससे? एक्सप्रेस वाली 1 घंटा इससे कम समय ले रही है। तो इससे कम समय ले रही है, इसका मतलब ये 1 घंटा ज्यादा है आपके पास में। तो ज्यादा वाले से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के समय के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के समय के बीच में जो अंतर है बेटा वो है 1 घंटे का। ठीक है, इसका मतलब सवारी गाड़ी का जो समय है, चाल ये है, दूरी वो है, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन जब आपको समय निकालना है तो समय को चाल के साथ क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। सवारी गाड़ी के जो समय है वो आपके पास में समय है वो है दूरी बटे चाल। ये सवारी गाड़ी का हो गया समय। अब ये समय जो है 1 घंटा ज्यादा है, तो 1 घंटा ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जिससे ज्यादा है उससे आप घटा लीजिए आप। ठीक है, तो अपने ये एक्सप्रेस वाली से ज्यादा है,
दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये ज्यादा समय है, उस एक्सप्रेस वाले कम समय है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 घंटे का है। तो एक्सप्रेस का जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा बराबर, दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना, 1 घंटे का है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या होता है बेटा, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा तो ये 1/x प्लस 11, तो x प्लस और x प्लस 11 का लासा तो ये निकल के आया। अब यहाँ बच रहा है 132 बाहर, यहाँ 1 है आपके पास में, 32 बाहर आ गया, 132 1 है, 1 x का डिवाइड किया x प्लस 11 मिला, तो x प्लस 11, इसका डिवाइड किया तो x मिला, तो 132 गुणे 11 बटे x स्क्वायर 11x बराबर का 1, ठीक है, गुणा हुआ 11 आपके पास 22, आपके पास में 11 दुनाई 22, 11 33, 33 और 2 35, आपके पास में 11 एकन्नम 11, 11 और 3 14, ये x हो गया आपके पास में। इसको उधर लेके गए हम, बराबर 0 आपके पास में। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए, एक श्रीधराचार्य रूल निकाल के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। श्रीधराचार्य रूल कैसे लगाएंगे, आपके पास में ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके पास में जब भी रखनी है तो इसके आपके पास में चिन्ह के साथ रखनी है। किसके साथ रखनी है, चिन्ह के साथ रखनी है। तो मैं रख देता हूं आपके पास में x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a आपके पास में, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में x बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है, प्लस का 11 प्लस माइनस 11 का वर्ग माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1452 है आपके पास में, माइनस 1452 में इसे हटा दे रहा हूं बेटा। b की वैल्यू है आपके पास में माइनस 1452 डिवाइडेड बाई आपके पास में 2 गुणे 1 माइनस का 11 प्लस 11 के स्क्वायर 121, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो गया, ठीक है। अब 4 दुनाई 8, 4 पंछे 20, ठीक है आपके पास में। उसके बाद 4 चौक 16, 2 18, 4 एक नम 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना हुआ, 1 और 8 9, 2 और 0 2, 1 और 8 9 और 5, ठीक है। तो अब समझिए ये सवाल आपके पास 5929 है, तो 5929 यानी 5000 की रेंज में किसका वर्ग आता है, ये आप पहले कैलकुलेट करेंगे। 5000 की रेंज में वर्ग निकालिए, पहले किसका वर्ग आता है आपके पास, भी 60 का वर्ग करते हैं, यानी 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आएगा, 6 का वर्ग 36 आएगा, यानी अगर 60 का वर्ग करते हैं तो 3600 आएगा आपका, 2 जीरो आपके पास बढ़ जाएगा। अगर हम आपके पास में 7 का वर्ग करते हैं, 7 70 का वर्ग करेंगे तो 70 दुनाई आपके पास 70 गुणे 70 क्या मिलेगा आपके पास में, 4900 मिलेगा आपके पास में, 4900 5900 ये के आसपास ये हमारे पास में। दूसरा हम करते हैं आपके पास 7 के बाद 8, 8 अठाई 64, लेकिन 80 का कर देंगे, 80 गुणे 80 मतलब 6400 ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये जो आपके पास में आपको वर्गमूल आएगा इसका, ये 70 4900 और 6400 के बीच की वैल्यू है ये, ठीक है। यानी 70 और 80 के बीच का वर्ग है ये। अब 70 और 80 के बीच का वर्ग है ये तो पता चल गया, ठीक है। अब
9 क्या है, 9 का इकाई अंक किससे आता है, इकाई अंक आता है आपके पास में 3 त्रिक 9 और 7 49, 3 त्रिक 9 या 7 49 आपके पास, ठीक है। तो अगर 3 त्रिक 9 करते हैं इकाई के अंक से, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए किसके रेंज में आता है, फिर उसके बाद आप इकाई का अंक बताएगा कि कौन सी वैल्यू है। तो 9 इकाई का अंक 9 कैसे मिलेगा, जब इकाई में 3 होगा 3 त्रिक 9, या फिर इकाई में आपके पास 7 होगा 7 7 49, तभी 9 मिलेगा। या इसका मतलब 70 और 80 के बीच की रेंज की वैल्यू है, तो या तो ये 73 का वर्ग है या तो 77 का वर्ग। तो कैलकुलेट करके देखिए आप, 73 का 2 बार गुणा कर लीजिए और 77 का 2 बार गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। तो 73 और 77 में से आपके पास 77 का ये वर्ग निकल के आ गया, आराम से निकल के आ जाएगा आपके पास में, ज्यादा इसको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 11, ये 77 का वर्ग है बेटा, अपान, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये 66 मिलेगा, और अगर घटाता हूं तो माइनस का 84 मिलेगा। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 66/2 मतलब 33, अगर मैं इसको घटाता हूं तो माइनस का आपके पास 88, 88/2 मतलब 44। तो ये ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, जब ऋणात्मक नहीं होगा तब क्या होगा आपके पास में, ऋणात्मक नहीं होगा तो चाल धनात्मक होगी आपके पास में। इसका मतलब x क्या है, x सवारी गाड़ी की चाल है और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल एक्सप्रेस 11 है, तो सवारी की चाल कितनी हो गई, सवारी की चाल आई आपके पास में 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्सप्रेस वाली की जो चाल निकल के आई, एक्सप्रेस की चाल वो निकल के आई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपके पास दोनों चालें निकल के आ गई सामने आपके पास, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट कर लीजिए नोट बेटा। चलिए, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल आपके पास ये है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, फिर हम आगे अगला जो है वो अगली प्रश्नावली इसको करते हैं, ठीक है। आप बने रहिएगा। अगला सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों यानी दो वर्ग है आपके पास में, उसके क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, योग 468 मीटर स्क्वायर है आपके पास में क्षेत्रफल का, और परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें दोनों की भुजाएं, हमें दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो हम दोनों को अलग अलग मानेंगे, ठीक है। तो हम माने दोनों वर्गों की भुजा, दोनों वर्गों की भुजा, वर्गों की भुजा, जो चीज वैल्यू दी जाती है उसका उसके फार्मूले के साथ ही संबंध निकलेगा, ठीक है। दो वर्गों की भुजा, एक का नाम है x मीटर और एक का नाम है y मीटर, ठीक है आपके पास में। अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी a स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं यहां पास, एक जो हमारे पास में है योग, एक का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर, एक की भुजा कितना x है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे की भुजा y है, दूसरे का आपके पास y स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का योग कितना है 468 बेटा, ठीक है आपके पास में। अब दूसरे के प्रश्न के अनुसार परिमाप क्या होता है आपके पास में, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो एक का परिमाप हो जाएगा x, ठीक है, ये होगा क्षेत्रफल। परिमाप की अगर बात कर रहे हैं 4x, दूसरे की भी परिमाप होगा 4y, दोनों का जो अंतर है, दोनों के परिमापों का जो अंतर है वो है 24। 4 कॉमन लेकर के डिवाइड कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6। अब हमको पता है यहां से x की वैल्यू निकल के आई है 6 प्लस का y, इसको वहां पास रख दीजिए। जैसे आप इसको यहां पास रखोगे, यहां पास x की जगह पर, तो 6 प्लस y के स्क्वायर, ठीक है आपके पास, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। 2 को 1 में रखने पर, ठीक है, अब
x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, 636 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर 468, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर 36 आपके पास में वो प्लस का 12y और 468 इधर आया, 36 में से 468 घटा दीजिए, ठीक है, माइनस हो जाएगा 468, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 बराबर का 0, ये आपके पास आया। अब 4 का 2 कॉमन ले लीजिए, इससे कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये y का वर्ग बन जाएगा प्लस 6y माइनस 216 बनेगा, ये 216 बन गया 216। अब 216 आपका बना हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर से श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए। आप श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे, कैसे निकलेगा आपके पास में, हमने श्रीधराचार्य रूल लगाया, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी का वर्ग 4ac अपॉन 2a बेटा y माइनस, ठीक है, आपके पास में b की वैल्यू कितनी है 6, b का वर्ग मतलब क्या है 6 का वर्ग मतलब 36 माइनस 4 इंटू c निगेटिव में है, जैसे c निगेटिव रखोगे तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, 4 इंटू आपके पास में 1, a की वैल्यू है 1, ये 216 गुणा कर दीजिए, 4 का c के साथ गुणा होगा, a की वैल्यू 1 है, 4 का c के साथ, 4 का गुणा c के साथ हुआ, 4 छंग 24, ठीक है, 4 एक नम 4 और 2 6, 4 दुनाई 8 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा -6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900 बटे में 2। कैलकुलेशन से 900 का वर्ग क्या, वर्गमूल क्या आपके पास में 900 3 गुणे 3, 2 0 को हटा दीजिए, ठीक है, 2 0 तो आपके पास में एक एक करके आपके पास है 3 का वर्ग है, 3 का मतलब 30 का वर्ग है ये, ठीक है, आपके पास में, तो y का हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस 30 बटे 2। अगर मैं y प्लस लेता हूं तो 30, ठीक है, 30 माइनस 6 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। अगर मैं माइनस लेता हूं बीच में तो -6 -30 -36 -36 -18 बचेगा, और -18 ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएगी बस, ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 12 मीटर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, ठीक है, तो y बराबर 12 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस 6 18, तो आपके पास दोनों वर्गों की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्गों की भुजा हो जाएगी आपके पास में 12 मीटर और 18 मीटर, ठीक है, ये आपके पास में प्रश्नावली बेटा समाप्त हो गई। कल हम इसके आगे जो प्रश्नावली आपके नई बुक में है उसको डिस्कस करेंगे, 4.3 नई बुक में, यानी 4.4 पुरानी बुक में है, वही 4.3 नई बुक में है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिख लीजिए, ठीक है, आई होप देखिए आपको समझ में आता होगा आपके पास में, ठीक है, क्लियरली आपके पास मैं बोलते भी जा रहा हूँ, लिखते जाइए आप, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोनों चीज कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, जो भी गलतियां उसे भी बताइए, मैं यहाँ पर सुधारूंगा आपके पास में, ठीक है, जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता रहूंगा और जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं अगले।